वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखा होगा जिसमें मैंने आपके लिए दो टॉपिक्स कवर किए थे। पहला टॉपिक था एलसीएम और एसटीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक था शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। आज का हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन के थ्रू एचसीएफ ज्ञात करना, और दूसरा टॉपिक है आज का हमारा √2 √3 को सिद्ध करना कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपके पेपर में जरूर एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारे सामने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चनों को एक बार हम सॉल्व करेंगे जिससे जो कुछ भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका एक बार अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1351 बटे 1250, यह एक शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें हर का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो 1250 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले तो 2 से हम इसे काटेंगे तो 6 बार में कटेगा और इसके बाद 2 और 5। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम यहाँ पर कैसे काटते हैं, कैसे भाग देते हैं, तो पिछले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम 5 से काटेंगे क्योंकि लास्ट वाली डिजिट आप देखोगे तो 5 है, और कभी भी अगर लास्ट की डिजिट 5 होती है तो हम उसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 5 25। फिर से 5 से काटेंगे तो 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 से और फिर से 5 से। तो जब हम लोगों ने 1250 का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसके बाद अगर हम इसे घात के रूप में लिखेंगे 2 की घात 1 और 5 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 आते हैं तो वह संख्या शांत दशमलव प्रसार होती है। ठीक है। और यदि 2 और 5 के अलावा कुछ भी नंबर अगर आ जाता है तो वह अशांत दशमलव प्रसार होती है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके सामने ये जो संख्या है इसका शांत दशमलव प्रसार क्या होगा, तब आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं, और हर का जब हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें 2 गुणे 5 घाते 4 मिला था, यानी 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 4। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए जो 2 की पावर है और 5 की पावर है इसको हम बराबर करते हैं। तो 5 की पावर क्या है 4 और यहाँ 2 की पावर क्या है 1 है, तो दोनों की पावर को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो इसके लिए हमें कितना 2 और चाहिए, हमें यहाँ पर 1 2 पहले से ही है, यानी हमें ये जो 2 है इसको 4 करने के लिए अभी 3 की और जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंश और हर में 2 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 2 to the power 1 और 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 4। ठीक है। 2 to the power 3 से हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर जो है वो 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 8 थी, तो इन दोनों पावर को सेम करने के लिए हमने यहाँ पे 2 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1351 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे 2 घाते 4 और 5 घाते 4, 3 और 1 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आधार दोनों का अलग है। आधार यानी ये जो नीचे वाली संख्या है वो दोनों का अलग है, लेकिन जो पावर है वो सेम है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1351 गुणे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 बटे 2 गुणे 5 और इनके ऊपर पावर लगा देंगे 4। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देते हैं 1351 में। तो 8 1 8, 8 5 40, इसके बाद 8 3 24 और 4 28, और 8 1 8 और 2 0। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हमारे पास आया 10808, और यहाँ पर क्या आएगा 10 to the power 4, क्योंकि 5 2 10 होता है तो 10 to the power 4। इसके बाद 10808 बाई यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000, क्योंकि 10 की पावर 4 थी इसीलिए हमने यहाँ पे
4 जीरो लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पर जीरो कहीं नहीं दिख रहा है तो आप पीछे कंसीडर कर लो, पीछे मान लो, और इसके बाद जितने जीरो हैं उतना आप लेफ्ट साइड जीरो डेसिमल को लेते आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है 10808, इसके बाद टोटल यहाँ पे 4 जीरो हैं, तो आपका डेसिमल यहाँ से 4 कदम लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी 1 2 3 4, यानी आपका आंसर होगा 1.0808। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पहले बताएंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है, और इसके बाद हम कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी संख्या का शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, 66 बाई 180। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45, एंड अब किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, अगेन 3 से एंड 5, और यहाँ पे भी हो जाएगा 5। ठीक है, यानी 180 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, और जब हम इसे घात के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 to the power 2, 3 to the power 2 और 5 to the power 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 66 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 to the power 3 to the power 11। ठीक है, अगर 66 का आप अभाज्य गुणनखंड करो तो क्या मिलेगा, 2 3 6, और 6 का जब 11 में गुणा करोगे तो 66 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं 2 to the power 2, 3 to the power 2 और 5 to the power 1। अब हम क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं। देखिए 2 से 2 कट गया एक बार में, 3 से एक 3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2 खत्म हो गया, तो यानी नहीं कुछ नहीं बचा, 2 खत्म हो गया, 3 भी खत्म हो गया, हमारे पास ऊपर क्या बचा, केवल 11 बचा है, और नीचे कितना बचा, 1 2 से यहाँ पर कट गया तो 1 2 बचेगा अभी, क्योंकि नीचे टोटल 2 है ना, और यहाँ पर 3 भी कितना था, 2 था, तो 1 3 तो कट गया, तो हमारे पास अभी 1 बचा हुआ है, और क्या बचा, 5। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आपके पास बचता है, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर आपके पास है नीचे हर के पास, तो वो संख्या क्या होगी, अशांत दशमलव प्रसार होगी। तो ये क्या है, ये अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यह संख्या एक अशांत दशमलव प्रसार है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है 987 बटे 10,500, यहाँ पे एक और जीरो है, 10,500, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें फिर से रिवाइज हो गई होंगी। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन के थ्रू एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बता दें यूक्लिड विभाजन क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या बताया कि अगर दो हमारे पास कोई संख्याएं हैं ए और बी, कोई दो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो इनके लिए किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं जैसे कि क्यू और आर किस प्रकार होंगे। तो उन्होंने बताया कि अगर आपके सामने दो पूर्णांक संख्याएं ए बी हैं तो उनके लिए क्यू और आर दो दूसरी पूर्णांक संख्याएं किस प्रकार लिखी जा सकती हैं, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं के लिए अन्य दो पूर्णांक संख्याएं इस प्रकार लिखी जा सकती हैं यूक्लिड विभाजन के नियम के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 5 को मैंने अगर 18 में डिवाइड किया तो कितना आएगा, 5 3 15 बाई 3। तो अगर हम ये आपके सामने जो मैंने भाग यहाँ पर दिया है इसको इस तरीके से लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे। आप सभी को पता है बच्चों, ये जो 5 है इसे हम क्या बोलते हैं, भाजक। 5 को क्या बोलते हैं, भाजक। 18 को क्या बोलते हैं, भाज्य। और जो 3 है इसे क्या बोलेंगे, भागफल। और लास्ट में जो ये शेष बचता है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो ये जो बीच वाली संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं, भाज्य।
जिस संख्या से भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक, और जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं भागफल, और नीचे ये जो शेष बचता है इसे हम बोलते हैं शेषफल। तो हम इसको शब्दों के रूप में क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपका जो यूक्लिड विभाजन है उसे आप इस तरीके से लिख सकते हो शब्द के रूप में। दो पूर्णांक संख्याओं के लिए दो अन्य पूर्णांक संख्याएं किस प्रकार लिखी जा सकती हैं, a बराबर b गुणे q प्लस r, जहां पर r क्या है आपका शेषफल है, q क्या है भागफल है, और b क्या है भाजक है, और a क्या है भाज्य संख्या है, जिसको शब्द के रूप में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो r का मान होता है ना वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे भाग दिया है, तो यहाँ पे आप देखिए जो r है, r क्या होता है, ये जो शेषफल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। ठीक है, शेषफल को रिमाइंडर यानी r बोला जाता है। तो जो r का मान है वो हमेशा 5 से छोटा होगा। क्यों, अगर आप यहाँ देखोगे 5, यहाँ पे मैंने 18 लिखा और 3, बाई चांस अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, ठीक है, क्योंकि ये गलत है लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 6 बचेगा तो देखो एक बार भाग फिर से चला जाएगा ना, 5 × 5, ठीक है, यानी अगर ये जो शेषफल होगा ये इससे बड़ा हो जाएगा, भाजक से बड़ा शेषफल हो जाएगा, तो आप एक बार फिर से भाग दे सकते हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा जो शेषफल होगा वो भाजक से छोटा होता है, लेकिन जो शेषफल का मान होगा वो क्या हो सकता है, वो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। मतलब 5 नहीं होगा, 5 से छोटा होगा। इसीलिए मैंने, अगर हमारा भाजक 5 है तो हमारा शेषफल क्या होगा, 0 से 1 2 3 4 तक होगा। अगर भाजक आपका 8 होता है तो जो शेषफल का मान होगा वो 0 से 8 होगा, सॉरी 8 नहीं होगा, 7 होगा, यानी भाजक से 1 छोटा होगा। अगर आपका भाजक 12 है, अगर आपका भाजक 12 है तो आपका शेषफल क्या होगा, 0 से 11 होगा। अगर आपका भागफल 20 है तो जो शेषफल होगा वो 0 से 19 होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 92 और 510 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिएगा हम लोग को कैसे सॉल्व करना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, 92 है, तो हम क्या करेंगे 92 से 510 में भाग देंगे। ठीक है, छोटी वाली संख्या से हमेशा बड़ी वाली संख्या में भाग दिया जाता है, तो 92 से भाग देंगे तो कितनी बार यहाँ पे जाएगा, 9 5 45, तो लगभग 5 बार में जाएगा। तो जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 6 बार करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 9 × 6 = 54 होता है, यानी 560 हो जाएगा अगर हम 6 बार में गुणा करेंगे। इसीलिए हमने क्या किया, 5 बार में किया। और आप लोगों को भाग देना तो आता है, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हो तो भाग देना आना भी चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10 की 0 एंड 9 5 = 45 और 1 46। अब यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और 11 से 6 गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ये अब हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखोगे तो 92 अभी क्या है, 92 अभी क्या है, भाजक है, 510 क्या है, भाज्य है, और यहाँ पर 5 क्या आया, ये हमारा है भागफल। और एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 92 है ना, अब ये क्या बन जाएगा, हमारा भाज्य बन जाएगा, और जो ये शेषफल था, ये आपके सामने जो शेषफल ये आया है, ये क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। ठीक है, यानी शेषफल को अब हम भाजक बना देंगे, और जो भाजक था उसको यहाँ पर लिख के फिर से भाग देंगे। तो अब जब 50 से भाग देंगे तो 1 टाइम में जाएगा, क्योंकि 2 टाइम में क्या हो जाएगा, 100, तो एक बार में जाएगा तो 50 हो जाएगा, नीचे 2 और 9 में से 5 गया 4। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 42। अब फिर से हम क्या करेंगे, ये हमारा शेषफल है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे भाजक था वो अब क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में अगेन जाएगा, 1 टाइम में,
तो यहाँ पे अब क्या बचेगा 8। अब क्या करना है, फिर से जो 42 है ये क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले हमने 922 से डिवाइड किया तो हमारा शेषफल कितना आया 50, फिर 50 जब शेषफल आया तो 92 जो था वो भाजक बन गया, फिर हमारा शेषफल क्या आया 42, तो शेषफल अब क्या बन गया भाजक, और जो हमारा यहाँ पे भाज्य था वो क्या बन गया, भाजक भाज्य बन गया। ठीक है, इसके बाद फिर जब से हमने डिवाइड किया तो इस बार शेषफल क्या आया 8 आया, तो अब हमारा भाज्य क्या हो जाएगा, ये भाजक, यानी हर बार जो शेष होगा ना वो आपका भाज्य बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 8 4 जा 8 5 जा 42। अब 2 से हम किस में भाग देंगे, 8 में भाग देंगे। ठीक है, ये 4 टाइम में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि लास्ट नंबर कौन सा है जिसपे शेषफल हमारा 0 हो गया है, तो लास्ट नंबर हमारा 2 है जिस पर शेषफल 0 हो गया। तो वो नंबर जिसपे हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मौसा यानी SCF। ठीक है, और इसको फिर लिखा कैसे जाएगा, इसे हम लिखेंगे, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य हमारा सबसे पहले क्या था 510 था, तो हम क्या लिखेंगे 510, और भाजक क्या था 92, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 92। भागफल क्या है हमारा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और शेष क्या आया था 50 यानी 50, तो यहाँ पे लिख देंगे 50। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखो यहाँ पर, तो इस बार हमारा भाज्य क्या हो गया 92, यानी बीच वाले को भाज्य बोलते हैं, तो 92 भाज्य हो गया, और भाजक क्या हो गया 50, जिससे भाग देते हैं वो भाजक हो गया। भागफल क्या है 1 है, शेषफल 42। अब यहाँ पे आप देखो थर्ड वाले स्टेप को, तो यहाँ पर क्या है भाज्य कितना है 50, बीच में 50 है, भाजक कितना है 42, भागफल कितना है 1 और शेषफल 8। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब यहां पर भाज्य क्या हो गया 42, भाजक है 8, भागफल है 5 और शेषफल है 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा लास्ट वाला, यहां पर भाज्य है 8, भाज्य है 2, सॉरी भाजक 2 है, भागफल है 4 और शेषफल कितना आया 0। तो यहां पर क्या आप देख रहे हो 0 कब आ रहा है 2 से भाग देने पर, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा मास हो जाएगा यानी SCF, तो हमारा आंसर होगा 2। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 और 153 का SCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन नियम का प्रयोग करके। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे छोटी वाली नंबर का बड़े वाले नंबर में भाग दे देंगे। तो 153 में 99 का जब भाग देंगे तो पहली बार कितनी बार में जाएगा 1 टाइम में 99। यहाँ पर भाज्य क्या है 153 आपका भाज्य होगा, 99 यहाँ पर भाजक होगा, और 1 जो आएगा ये क्या होगा भागफल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब भाग देंगे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 54। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो शेषफल है ये क्या बन जाएगा भाजक, और जो अभी भाजक था वो क्या बन जाएगा भाज्य। ठीक है, अब हम 54 से 9 में भाग देंगे तो 1 टाइम में जाएगा 54, और यहाँ पे क्या बचेगा 5 और यहाँ पे 4। ठीक है, इसके बाद फिर से 54 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और 45 का जब 54 में भाग देंगे तो 1 टाइम में जाएगा 45, एंड यहाँ पे 9 आपका रिमाइंडर होगा। अब फिर से 45 को लिखेंगे यहाँ पर, और 5 टाइम में ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि वो नंबर जिसपे हमें शेषफल 0 मिल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं SCF नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 9। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य हमारा क्या था पहली बार में 153, तो यहां पे हम लिखेंगे 153,
भाजक क्या है 99 भागफल 1 प्लस शेषफल 54। अब दूसरी स्टेप में हम जब देखें तो यहां पर पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तो यहां पे भाज्य क्या है 99 है, भाजक 54, भागफल 1 और शेषफल 45। थर्ड स्टेप जब हम लिखेंगे तो यहां पे भाजक हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा 54, भाजक हो जाएगा 45, भागफल हो जाएगा 1 और शेषफल हो जाएगा 9। और हमारा जो लास्ट स्टेप है जिसमें हमें आंसर मिला है वहां पर भाज्य क्या है 45, भाजक है 9, भागफल है 5 और शेषफल है 0। और जिस नंबर पे हमें शेषफल शून्य मिल जाता है हम उसे क्या बोलते हैं SCF। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का आपको SCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है 13 और 182। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है √2 और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, √2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को देखा है तो मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो जो परिमेय संख्या होती है दोस्तों वो किसके इक्वल होती है, P/Q के, यानी किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q अभाज्य पूर्णांक हैं। अब अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, अभाज्य पूर्णांक ऐसी संख्या होती हैं जो किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटती, यानी एक ऐसा जोड़ा जो ऐसी कोई संख्या नहीं होती है जो उन दोनों को काट दे। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या एक तरह का जोड़ा होता है दो संख्याओं का जिनका मासा 1 होता है। इसके लिए आपको हमारा पुराना वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, माना P और Q क्या है, अभाज्य पूर्णांक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, P² बाई Q² √2², P² बाई Q², यहाँ पे √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसी संख्या जिसमें रूट लगा होता है और जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो सिंपली हम उसका रूट हटा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, रूट हटा देंगे। जैसे √5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आपको मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, √6 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर किया तो ये क्या हुआ, 2 हो गया। अब नीचे 1 कंसीडर करके हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी त्रियक गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, P² इक्वल टू 2Q²। ठीक है, त्रियक गुणा किया हमने 1 का P² में और Q² का 2 में, तो क्या हमें मिला, P² इक्वल टू 2Q²। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो P² है बच्चों, P² 2 से विभाजित होता है, 2² P² 2 से विभाजित होता है, अतः P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 लाइन लिखा है, कौन कौन सी,
p स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, अतः p भी 2 से विभाजित होगा। अब इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा p स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है, p स्क्वायर इक्वल टू मैंने लिखा 16, तो p स्क्वायर किसका स्क्वायर है, p का स्क्वायर है, ठीक है, जो p स्क्वायर है वो p का स्क्वायर है, और जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। यानी अगर p स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो 16 2 से डिवाइड होता है ना, 16 2 से डिवाइड होता है, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो 16 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो सेम सेंटेंस को यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर p स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो p भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू आर। अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आपको ये तो पता चल गया कि p जो है वो 2 से विभाजित होगा, लेकिन कितने बार में होगा ये हमें नहीं पता है, ठीक है। जो p स्क्वायर है, सॉरी p स्क्वायर नहीं, यहाँ पे p लिखेंगे, जो p है वो 2 से तो विभाजित होगा, जो p है वो 2 से विभाजित होगा, लेकिन कितनी बार में होगा, यानी जो p है वो 2 के पहाड़े में तो आएगा, लेकिन कितने बार में आएगा ये हमें नहीं पता है। हमने यहाँ पे मान लिया कि p जो है वो 2 के पहाड़े में r बार में गुणा करने पे आता है, ठीक है। जैसे जो 2 के पहाड़े में 10 है तो वो कितनी बार में आएगा, वो 2 में 5 बार गुणा करने पे 10 आ जाएगा, यानी अगर हम 2 में 5 से गुणा करते हैं तो 10 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि 2 में हम कितनी बार गुणा करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में हम जानते हैं कि 2 में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो 10 आ जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में हमें ये नहीं पता कि 2 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे तो p मिलेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 2 में अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो हमें p मिल जाएगा, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पर ये लाइन लिखा। अब इसके बाद हम इसे क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू 2r। पुनः हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे फिर से जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, ठीक है। इसका जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर और 2r का क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो p स्क्वायर इक्वल टू क्या यहाँ पे आपको मिल रहा है, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, ठीक है। p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2q स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, p स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 2q स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 2 और 4 कट जाएगा यहाँ पे 2 टाइम में, तो क्या होगा q इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब फिर से जो चीज हमने यहाँ लिखा था वही चीज यहाँ पे भी हो जाएगी, q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, अतः q भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फिर से सेंटेंस लिख दिया। अब यहाँ पे देखो आप क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें कि जो p है वो 2 से विभाजित हो रहा है और जो q है ये भी 2 से विभाजित हो रहा है, यानी जो p और q है वो दोनों 2 से कटेंगे, 2 से विभाजित होंगे। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि p और q क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो किसी से नहीं कटेंगी, वे संख्याएं जो किसी से नहीं कटती, ऐसे जोड़ों को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 13 और 19, 13 और 19 किसी से नहीं कटेगा, मीन्स ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 13 को भी काटे 19 को भी काट दे, तो ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि p और q भी क्या है, अभाज्य संख्या, यानी p और q को कोई भी संख्या काट नहीं सकती। लेकिन जब इसे आपने सॉल्व किया तो आपको क्या दिख रहा है कि p और q को 2 काटता है, जो कि हमें गलत प्राप्त हो रहा है। यानी यहाँ पे हमने कुछ और लिखा है और यहाँ पे हमें कुछ और प्राप्त हो रहा है, ठीक है। एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा कि भाई p और q को कोई नहीं काट सकता, ये अभाज्य है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या पता चल रहा है कि p और q दोनों क्या है, भाज्य है, यानी 2 से विभाजित हो रहे हैं।
तो ऐसा हमें क्यों पता चल रहा है? ऐसा आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि √2 को हमने क्या माना है? एक परिमेय संख्या माना है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने स्टार्टिंग में माना है वो गलत माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप नीचे सेंटेंस क्या लिख सकते हो कि यह विरोधाभास, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो यह विरोधाभास इसलिए हमें प्राप्त हो रहा है क्योंकि √2 को हमने एक परिमेय संख्या माना है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे ही हम इसे एक परिमेय संख्या मानेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? p/q = √3, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या किसके बराबर होती है? p/q के, तो हम लिख सकते हैं pq = √3। अब फिर से हम क्या लिखेंगे? जहां p और q क्या है? क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। p और q अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का क्या मतलब होती है? ऐसी संख्या है जो दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होती। अब देखो यहां पर क्या होगा? दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां क्या हो जाएगा? p/q स्क्वायर इक्वल टू √3²। अब p/q का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? p²/q² इक्वल टू √3² क्या होगा? ओनली 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी त्रियक गुणा, q² का इधर और 1 का इधर, तो क्या हो जाएगा? p² = 3q²। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको पीछे बताया p² 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, अतः p भी 3 से यानी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? p² 3 से विभाजित होगा तो p भी 3 से विभाजित होगा। कैसे? मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। जैसे कि अगर p² = 16 है तो 16 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो जो 16 है वो किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है ना। यानी अगर 2 से 16 डिवाइड हो रहा है तो 2 से 4 भी डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर p² अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो p 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये तो पता चल गया कि जो p है वो 3 से विभाजित होगा, लेकिन कितने बार में विभाजित होगा ये हमें नहीं पता। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर समझाया भी है पिछले क्वेश्चन में, अगर जो 16 है वो 4 से डिवाइड होता है कितने टाइम में? 4 4 16, यानी अगर हम 4 में 4 से गुणा कर दें तो हमें 16 मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 मिल जाएगा। 3 में किस चीज से मल्टीप्लाई करें तो p मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको पता है ना कि 4 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, आपको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो p मिलेगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि 3 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? p मिल जाएगा। माना 3 में 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमें p संख्या प्राप्त होती है, p = 3r, ठीक है। अब इसके बाद पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब आप फिर से वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? p² हो जाएगा। यहाँ पे p क्या बन जाएगा? p² और 3r² क्या बन जाएगा? 3r² का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? p² = 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और r का हो जाएगा r²। अब यहाँ पे देखो p² = कितनी वैल्यू लिखी है? p² की वैल्यू कितनी है? 3 क्यूब स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? p² की जगह क्या लिख देंगे?
3³ ठीक है। पी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 3³ स्क्वायर 9r²। अब यहाँ 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में, और यहाँ क्या हो जाएगा q² 3r²। अब फिर से जो रूल हमने यहां पर लगाया है वही चीज यहां पे लिखेंगे कि 3 जो q² है वो 3 से विभाजित होगा, और जब q² 3 से विभाजित होगा तो बच्चे जो q है वो भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, जो q² है वो 3 से विभाजित होगा। तो यहां पे फिर से आप क्या देख रहे हो कि ये सेंटेंस एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। यहां पे आपने क्या लिख दिया कि p और q क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी ये ऐसी संख्याएं हैं दोनों कि जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इनका मासा 1 आएगा। ठीक है, लेकिन जब यहां पर आप देख रहे हो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है कि जो p है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है और q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी p और q दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं। p और q दोनों को 3 काट सकता है, और यहाँ पे आपने क्या माना है कि भाई p और q क्या है, अभाज्य हैं, ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना है, जबकि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। लास्ट में सेंटेंस आप क्या लिखोगे, यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि √3 को हमने एक परिमेय संख्या माना है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अपने कॉपी में, अपने नोट्स में। आई होप आपको आज सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से, और आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं का कंप्लीटली रिवाइज हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9369937331 पे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आज से हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।